हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर जो कर्सर होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे यूज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर। A cursor in SQL Server is a database object that allows us to retrieve each row at a time and manipulates its data। जो कर्सर होता है SQL सर्वर के अंदर वो एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो हमें अलाउ करता है डाटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम। जैसे डाटा को रिट्रीव करेंगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एट ए टाइम एंड मैनिपुलेट इट्स डाटा। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके ऑब्जेक्ट को यूज लेते हुए हम अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। द एसक्यूएल सर्वर कर्सर पर्पज इज टू अपडेट द डाटा रो बाय रो, चेंज इट और परफॉर्म कैलकुलेशंस दैट आर नॉट पॉसिबल व्हेन वी रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड एट वंस। जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो कर्सर होता है उसका मेन पर्पज ये होता है कि जैसे हमने कोई टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स निकाले हैं। ठीक है, तो उस टेबल के अंदर जो जितने भी रो हैं उसको ईच रो को हम अपडेट कर सकते हैं, उसके डाटा को चेंज कर सकते हैं। कुछ परफॉर्म करना हो हमें, कुछ एक्शंस जैसे कि डिलीट, अपडेट, तो वो हम हर एक रो के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल कर्सर है इसके अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने सारे रिकॉर्ड एक बार निकाल लिए तो उसके अंदर ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम कर्सर को यूज लेते हैं कि भाई अपने को कोई डाटाबेस के अंदर टेबल है, उसके अंदर ईच रो मीन्स कि रो बाय रो हमने को कुछ डाटा परफॉर्म करना हो, अपडेट डिलीट वगैरह कुछ भी करवाना हो, तो उसके लिए हम कर्सर यूज लेते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस बैकअप इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। ये एक चीज से हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हमारे डाटाबेस का बैकअप बनाना हो हमें, तो वो भी हम कर्सर के थ्रू यूज लेके हम डाटाबेस बना सकते हैं। कर्सर आर मेनली यूज इन द डेवलपमेंट, डीबीए एंड ईटीएल प्रोसेस। कर्सर का जो मेन जो पर्पज हो हम डेवलपमेंट में करते हैं, डीबीए होते हैं वो भी यूज लेते हैं, ईटीएल प्रोसेस में भी यूज लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक कंपनी के अंदर मान लो वर्कर हैं। ठीक है, उनकी सैलरी को, ईच वर्कर की सैलरी को हमें टैक्स डिडक्शन और उसकी लीव के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम अपने कर्सर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है देयर आर ए टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ कर्सर। ठीक है, दो टाइप के कर्सर होते हैं हमारे। एक होता है इम्प्लिसिट कर्सर और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। ठीक है, इम्प्लिसिट कर्सर आर ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट कर्सर ऑफ एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो डिफॉल्ट कर्सर होते हैं उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कर्सर। ठीक है, दीज कर्सर आर अलोकेटेड बाय एसक्यूएल सर्वर व्हेन द यूजर परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशंस। जब भी कोई डीएमएल ऑपरेशंस यूजर परफॉर्म करता है तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर ये इम्प्लिसिट कर्सर अलोकेट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने को सेलेक्ट की क्वेरी लगाई है तो उसके लिए इम्प्लिसिट कर्सर आपका ऑटोमेटिकली आपके डाटाबेस में बन जाता है। ठीक है, तो वो अपना इम्प्लिसिट कर्सर हो गया। एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होते हैं कि एक्सप्लिसिट कर्सर आर क्रिएटेड बाय यूजर्स व्हेनेवर द यूजर रिक्वायर्स देम। एक्सप्लिसिट जो कर्सर होते हैं वो यूजर के थ्रू बनाए जाते हैं, मीन्स हम खुद बनाते हैं, वो अपने एक्सप्लिसिट कर्सर होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट कर्सर आर यूज्ड फॉर फैचिंग डाटा फ्रॉम टेबल इन रो बाय रो मैनर। जो एक्सप्लिसिट कर्सर होते हैं उनका यूज हम टेबल के अंदर से डाटा को फैच करते हैं और उनको रो बाय रो हम जो यूज करना होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ द कर्सर। कर्सर की लाइफ साइकिल क्या होती है? पहले तो हम क्या करेंगे, कर्सर को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फिर उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसको फैच करते हैं, फैच करने के बाद जब तक हमारे पास ईच रोज को जो भी ईच रोज मतलब जो होती है हमारी वो रीड नहीं कर लेता तब तक हमारा लूप चलता रहता है। मीन्स जब तक वो एम्प्टी नहीं होता है तब तक लूप चलता रहता है। अगर एम्प्टी नहीं होता तो वापस से फैच करेगा और निकालता रहेगा। एक प्रकार से ये लूप का काम करता है। ठीक है, अगर हमारा जो कर्सर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो खाली हो गया, मीन्स जो हमने ईच रो चलाई है, लूप चलाया है, वो लूप हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में क्लोज हो जाएगा।
क्लोज के बाद में उसको डीएलोकेट करते हैं। ठीक है, ये कर्सर का अपना लाइफ साइकिल होता है। अब पहले क्या था हमारा डिक्लेयर, जो ये पॉइंट दिए हुए हैं उनको हम एक एक पॉइंट से समझते हैं। ठीक है, पहले आता डिक्लेयर कर्सर। जो फर्स्ट स्टेप होती है वही कर्सर को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके नाम के साथ में। ठीक है, डिक्लेयर कर्सर नेम, फिर कर्सर फॉर सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिक्लेयर कर्सर का नाम लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ कर्सर फॉर किस टेबल के लिए लगा रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा कर्सर का डिक्लेरेशन हो गया है। ठीक है, अब है ओपन कर्सर, डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हम कर्सर को ओपन करेंगे कि हमने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया है ये, तो अब इसको हम ओपन करते हैं। भाई ये ओपन करने का मतलब कि इसके डाटा को रीड करते हैं हम। ठीक है, ओपन सेकेंड स्टेप इज ओपन द कर्सर टू स्टोर डाटा रिसीव्ड फ्रॉम सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट से जो डाटा आया है उसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ओपन कर्सर नेम मीन्स जो कर्सर है उसका नाम से ओपन करेंगे। तो ओपन, जैसे हमने कर्सर स्टूडेंट लिया था यहाँ पे, तो कर्सर स्टूडेंट ले लिया। दोस्तों ये हम एक एग्जांपल लेके समझाएंगे, इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो बता रखा है आपको। हम एक पूरा एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता फैच कर्सर। इन दिस स्टेप रोज कैन बी फैच्ड वन बाय वन और इन ए ब्लॉक टू डू डाटा मैनिपुलेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन ऑन द करंटली एक्टिव रो इन द कर्सर। कर्सर में थर्ड स्टेप क्या है कि भाई फैच करेंगे हम, तो उसमें क्या होगा कि जो रो बाय रो हमारी जो फैच होती है तो उसमें हमें कुछ ऑपरेशंस करने हों। ठीक है, तो उसके अंदर हम अपने ऑपरेशंस कर लेते हैं। जो करंट रो आती है उसके अंदर, जैसे हमें कुछ इंसर्ट करवाना हो, कोई टेबल के अंदर जो करंट रो आ गई उसमें कुछ इंसर्ट करवाना हो, मतलब मीन्स किसी दूसरी टेबल में इंसर्ट करवाना हो, या फिर कुछ उसी टेबल के अंदर उसके कॉलम को अपडेट करवाना हो, या कुछ उसको डिलीट करना हो, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं। दीज 6 मेथड फॉर फैचिंग डाटा फ्रॉम ए कर्सर इन एसक्यूएल। जो फैच कर्सर है इसके अंदर 6 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, फैच नेक्स्ट क्या करता है कि रिट्रीव द नेक्स्ट रो फ्रॉम द कर्सर। जो कर्सर करंट जो पोजीशन है उससे नेक्स्ट रो को हमें फैच करता है, अगर फैच नेक्स्ट लिखा है तो हमने। ठीक है, फैच फर्स्ट क्या करेगा, रिट्रीव द फर्स्ट रो फ्रॉम द कर्सर रिजल्ट्स। वो क्या करेगा कि जो हमारा जो कर्सर रिजल्ट सेट है उसमें से फर्स्ट रो को निकाल के देगा। जैसे आपके पास एक टेबल है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपके पास 100 रिकॉर्ड है, तो अगर आपने फर्स्ट लिखा है तो वो क्या करेगा, आपकी फर्स्ट वाली रो को निकाल के आपको देगा। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज इन कॉम्बिनेशन विद ऑर्डर बाय क्लोज टू फैच द फर्स्ट रो बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड सॉर्टिंग ऑर्डर। जो ये ऑर्डर बाय क्लोज के साथ यूज लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपने ऑर्डर सॉर्टिंग ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, फैच लास्ट से आप समझ गए होंगे कि भाई जो हमारी टेबल के अंदर जो लास्ट रिकॉर्ड है वो निकाल के देगा आपको। जैसे आपने फर्स्ट निकाला वैसे इसका लास्ट रहेगा। जैसे आपके पास कितने रिकॉर्ड है, मान लो 100 रिकॉर्ड है। ठीक है, ऑर्डर बाय आईडी आपने असेंडिंग कर रखा, तो 1 से 100 के आपके रिकॉर्ड हैं। ठीक है, उसमें से अगर आपने फर्स्ट लिखा तो आपका फर्स्ट आईडी वाला रिकॉर्ड निकल जाएगा। अगर आपने लास्ट लिखा तो लास्ट जो 100 वाला है उसकी अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, अगर आपने लास्ट लिखा है तो। फिर आता फैच प्रायोर। फैच प्रायोर में क्या होता है कि retrieves the row prior to the current cursor position. It move the cursor backward by one row. Fetch prior is useful when we need to traverse the result set in reverse order. तो fetch prior क्या होता है कि ये हमें बैकवर्ड चलता है, मतलब कि जो हमारे बैक से जैसे आपने 50 से स्टार्ट किया, ठीक है, 50, 49, 48 ऐसे मतलब बैकवर्ड पोजिशन में चलता है ये रो को, मतलब बैकवर्ड मूव करता है 1 by 1। ठीक है, fetch absolute retrieves a row from the cursor result set at a specific position regardless of the cursor current position। ये क्या करता है, अगर आपने को एब्सोल्यूट मीन्स कि एक फिक्स रो चाहिए हमें, जैसे आपके पास 1 to 100 रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें से आपको 39 वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको फैच एब्सोल्यूट डालोगे और कौन सा करंट पोजिशन है उससे 39 वाला अपने को निकाल के दे देगा। फैच रिलेटिव, ये फैच रिलेटिव क्या करता है, रिट्रीव्स ए रो फ्रॉम द कर्सर रिजल्ट सेट रिलेटिव टू द करंट कर्सर पोजीशन। इसमें क्या करता है कि जो हमारा करंट पोजीशन, जो कर्सर की जो करंट पोजीशन है, मान लो आपके कर्सर की करंट पोजीशन है 5, ठीक है, अब 5 से
जो पोजीशन आपने डाली है उससे आपको उस पोजीशन को निकाल के दे देगा। जैसे 1 आपने 5 डाला तो आपने उसके बाद रिलेटिव डाल दिया 4, तो 5 + 4 यानी कि 9 वाला आपको निकाल के दे देगा। 5 से आगे 4 वाले जो भी हैं पोजीशन उसको निकाल के दे देगा। ठीक है, आपने कोई रो नंबर पास करना होता है कि भाई 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर जो भी आप पास करोगे, तो आपका जो करंट पोजीशन पे जो कर्सर है, मान लो आपका 3 पोजीशन पे कर्सर है, ठीक है, आपने उसके अंदर डाल दिया 4 कि हमें 4 का रिलेटिव फैच रिलेटिव 4 डाल दिया आपने, तो वो क्या करेगा कि आपका 3 से जो करंट पोजीशन 3 है उससे 4 वाला मीन्स कि 7 वाला रिकॉर्ड आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं? फैच, जैसे ये हमारा ये यहाँ पे देखा था ना, फैच, फैच के अंदर कौन कौन चीज़ें होती हैं? फैच के अंदर नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, प्रायर, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फ्रॉम कर्सर का नाम। तो ये हमारा फैच का कि भाई कैसे लिखते हैं फैच को, वो हो गया। ठीक है, इसके अंदर देखो अब लिखने का तरीका कैसे होता है। फैच फर्स्ट फ्रॉम कर्सर स्टूडेंट, जो हमारा कर्सर स्टूडेंट से है उसके अंदर फर्स्ट वाली पोजीशन का निकाल के दे देगा। लास्ट लिखा है तो लास्ट वाली का दे देगा। नेक्स्ट लिखा है तो जो भी करंट है उससे अगले वाला, मतलब करंट आपका 4 है तो आपका 5 वाली पोजीशन निकाल के दे देगा। ठीक है, फैच प्रायर फ्रॉम करंट कर्सर स्टूडेंट, इसमें प्रायर जो बैकवर्ड वाला है वो चलता है, इसमें आपको बताया था। एब्सोल्यूट, जैसे मैंने अब बताया था एब्सोल्यूट 9, तो ये एब्सोल्यूट 9 क्या करेगा कि 9 पोजीशन पे कौन सा है आपका एग्जैक्ट पोजीशन निकालता है एब्सोल्यूट वाले में, तो 9 पोजीशन पे जो भी होगा आपको उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। फैच रिलेटिव -1, तो मतलब जो -1 भी डाल सकते हो इसमें, तो आपको लास्ट वाला निकाल दे देगा। ठीक है, और आपने 1 डाला था उनको फर्स्ट वाला निकाल के दे देगा जो करंट पोजीशन उससे। अगर आपने -1 डाला है तो उसके लास्ट वाला मीन्स कि जैसे आपका कर्सर करंट पोजीशन 5 है तो उसको 4 वाली पोजीशन आपको निकाल के दे देगा। फिर आता है फोर्थ स्टेप हमारी क्लोज कर्सर। जैसे कर्सर का पूरा काम हो गया तो उसके बाद हम कर्सर को करेंगे क्लोज। ठीक है, क्लोज करेंगे तो उसके लिए क्या है हमारी, कर्सर शुड बी क्लोज आफ्टर वी फिनिश्ड वर्क विद कर्सर। कर्सर के साथ हम जो काम है वो करने के बाद हम कर्सर को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज कर्सर, कर्सर का नाम लिख दिया, पहले हमारा कर्सर का नाम क्या था, कर्सर स्टूडेंट, तो क्लोज कर्सर स्टूडेंट हो गया। ठीक है, फिर जैसे हमारा कर्सर क्लोज काम हो गया, क्लोज कर दिया, उसके बाद हम उसको डीएलोकेट करते हैं मेमोरी में से। वी विल इरेज द कर्सर डेफिनेशन एंड रिलीज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द कर्सर। हम जैसे हमारे जो कर्सर बनाया था उसके लिए हमने मेमोरी यूज ली थी, अब उस मेमोरी को हम रिलीज करेंगे, तो जो भी उस कर्सर से रिलेटेड जो भी मेमोरी यूज हुई है उसको रिलीज करते हैं, तो उसके लिए हम डीएलोकेट कर्सर लिखते हैं, जिससे हमारी जो भी मेमोरी यूज ली है वो डीएलोकेट हो जाए, मतलब फ्री हो जाती है। ठीक है, तो डीएलोकेट कर्सर का नाम, डीएलोकेट कर्सर स्टूडेंट जो हमने ले रखा वो हो गया। ठीक है, अब कर्सर के स्कोप दो क्या क्या होते हैं, दो तरीके से होते हैं एक तो ग्लोबल और एक लोकल। ग्लोबल से आप समझ गए होंगे कि भाई इसको आप करंट कनेक्शन के अंदर कहीं भी यूज ले सकते हो। ठीक है, स्पेसिफाई दैट द कर्सर नेम इज ग्लोबल टू द कनेक्शन, वो जो करंट कनेक्शन है उसके अंदर आप उसको यूज ले सकते हो। ठीक है, लोकल, स्पेसिफाई दैट द कर्सर नेम इज लोकल टू द स्टोर्ड प्रोसेसर ट्रिगर और क्वेरी दैट होल्ड द कर्सर। ये केवल उसी के अंदर काम है, जैसे आपने स्टोर्ड प्रोसेसर में अगर कर्सर बनाया है तो वो उसी के अंदर यूज ले सकते हो आप। ठीक है, ट्रिगर बनाया तो ट्रिगर के अंदर, तो सेम सिनेरियो के अंदर ही यूज ले सकते हो आप, उसको आउटसाइड यूज नहीं ले सकते हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कर्सर। कर्सर के अंदर कितने टाइप के कर्सर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कर्सर 4 टाइप के कर्सर होते हैं। ठीक है, पहला तो आता है स्टैटिक कर्सर। स्टैटिक कर्सर populates the result set during cursor creation and the query result is cached for the lifetime of the cursor. A static cursor can move forward and backward. जो स्टैटिक कर्सर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि भाई हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पोजीशन में हम उसको यूज ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फास्ट फॉरवर्ड। फास्ट फॉरवर्ड, दिस इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ द कर्सर, इट इज आइडेंटिकल टू द स्टैटिक एस्पेक्ट, यू कैन ओनली स्क्रॉल फॉरवर्ड। ठीक है, जो फास्ट फॉरवर्ड होता है वो जो हमारा कर्सर होता है डिफॉल्ट कर्सर होता है, डिफॉल्ट टाइप ऑफ कर्सर होता है। ठीक है, इट इज आइडेंटिकल टू द स्टैटिक, आइडेंटिकल होता है स्टैटिक के लिए। एस्पेक्ट, यू कैन ओनली स्क्रॉल फॉरवर्ड। ठीक है, डायनेमिक, डायनेमिक के अंदर क्या होता है, इन ए डायनेमिक कर्सर ऐड एंड डिलीट आर विजिबल टू द अदर इन द डाटा सोर्स वाइल द कर्सर इज ओपन। डायनेमिक के अंदर क्या होता है कि
जैसे आपका डाटा सोर्स ओपन है, जब तक ओपन है आपका डाटा सोर्स तब तक वो उसके अंदर ऐड और डिलीट के जो हैं जो भी एक्शंस हैं वो दूसरों के लिए मतलब विजिबल होता है, ठीक है, जैसे वो सेम उसमें कनेक्शन में है। तो की सेट इज सिमिलर टू द डायनेमिक कर्सर एस्पेक्ट वी कैन नॉट सी रिकॉर्ड अदर ऐड। जैसे कि मान लो डायनेमिक में क्या होता है, अदर ने कुछ अगर डिलीट किया है, ऐड किया है, तो वो हमें डायनेमिक कर्सर में दिख जाते हैं, विजिबल होते हैं। जबकि की सेट के अंदर सेम ही होता है डायनेमिक जैसा ही, लेकिन उसके अंदर कोई एडिशन और डिलीट किया है तो वो हमें दिखता नहीं है। Likewise, if another user deletes a record, it is inaccessible from our record set। जैसे किसी दूसरे यूजर ने उसके अंदर रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया तो वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होते हैं उस रिकॉर्ड सेट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ कर्सर। लॉक्स टाइप ऑन ए कर्सर, कर्सर के अंदर कितने टाइप से लॉक लगा सकते हैं। वी यूज लॉक टू एंश्योर दैट टू यूजर कैन नॉट साइमल्टेनियसली अपडेट द सेम कॉलम इन ए रो। लॉक हम क्यों लगाते हैं कर्सर के ऊपर, मान लो आप भी एक काम कर रहे हो किसी टेबल के ऊपर, कोई दूसरा यूजर भी काम कर रहा है, तो उसके अंदर हमें अगर आपने लॉक नहीं लगाया तो कोई रिकॉर्ड सेट डिलीट हो गया तो वो आपके उसमें रिकॉर्ड सेट में नहीं आएगा वो, या आपने डिलीट कर दिया तो उसके रिकॉर्ड सेट में नहीं जाएगा वो, मतलब इफेक्ट के लिए। तो साइमल्टेनियसली अपडेट करते हैं, कोई यूजर को इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, ठीक है, डिलीट कर रहे हो, तो उसके लिए हम लॉक्स को यूज लेते हैं कर्सर के अंदर। व्हेन ए रो और कॉलम इज लॉक्ड देन अदर यूजर कैन नॉट एक्सेस टू लॉक डाटा अंटिल द लॉक इज रिलीज। जब आपने लॉक अप्लाई कर दिया है, ठीक है, उस टेबल और कॉलम के ऊपर, तो जब तक आप आपके लॉक को रिलीज नहीं करते, मीन्स हटाते नहीं हो, तब तक आप उसके कॉलम और उसके अंदर रो के अंदर आप रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करवा सकते, अपडेट नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं करवा सकते। एक प्रकार से एक आपने मकान है, ठीक है, उसके अंदर आपने लॉक लगा दिया, तो उसके अंदर को जब तक आपके पास की नहीं आएगी तब तक आप एंट्री नहीं करोगे, मीन्स की कि भाई जब तक अनलॉक नहीं करोगे तब तक आप उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे। वैसा ही इस कर्सर के अंदर लॉक का काम है कि जब तक आपका लॉक अनलॉक नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते उसके रो और कॉलम के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं। रीड ओनली स्पेसिफाई दैट द कर्सर कैन नॉट बी अपडेट। रीड ओनली कर दिया तो उसके अंदर आप कर्सर को अपडेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल लॉक इट स्पेसिफिक that the cursor will lock the row as they are read into the cursor to ensure that update or delete made using the cursor will succeed। ये क्या करेगा स्क्रॉल लॉक के, जब तक आपने अगर लॉक लगा दिया है तो उसके अंदर जब तक आपके रो को अपडेट कर रहा हो, डिलीट कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, तब तक वो सक्सेस नहीं होता, तब तक आप इसको यूज नहीं ले सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक स्पेसिफाइज दैट द कर्सर डज नॉट लॉक रो एज दे आर रीड इनटू द कर्सर, ठीक है। ये क्या करता है कि भाई डज नॉट लॉक रोज, वो रो को लॉक नहीं करता, रो को, ठीक है, एज दे आर रीड इनटू द कर्सर, जब जो रीड कर रहे हो कर्सर के अंदर तब। सो द अपडेट्स और डिलीट्स मेड यूजिंग द कर्सर विल नॉट सक्सीड इफ द रो हैज बीन अपडेटेड आउटसाइड द कर्सर। जब तक जैसे आपने अपडेट और डिलीट किया है इस कर्सर के थ्रू, वो सक्सीड नहीं होंगे अगर आपने आउटसाइड द कर्सर उसको अपडेट किया है। तो अगर कर्सर से आउटसाइड आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो आपके उसमें कर्सर में वो चीज़ें जैसे इंसर्ट और अपडेट आपके कर्सर में किया है तो वो सक्सेसफुली अपडेट नहीं होंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो ये कर्सर के थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे पहले हम सिंपल कर्सर लेके चलते हैं। जैसे सिंपल कर्सर बनाया है हमने, तो उसमें क्या किया है कि हमारे पास एक कस्टमर टेबल है, उसके ऊपर हमने कर्सर बनाया है, ठीक है। सेलेक्ट नो काउंट ऑन, ये ऑन ऑफ का मैंने आपको स्टोर प्रोसेसर में बताया था, आप उस वीडियो में चेक कर सकते हो कि इसका यूज क्या है, ठीक है। ये हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। अब कस्टमर टेबल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा टाइप हैं, कौन कौन से कॉलम, ठीक है। ये हमारे नेम, आईडी, एड्रेस, ये सारे कॉलम हो गए। इनके डाटा टाइप क्या है, वेर केयर, इनकी लेंथ क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्या था, डिक्लेयर। तो एक जैसे मैंने आपको समझाया था कि भाई इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, पहले हमने क्या किया, डिक्लेयर। तो यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कस्टमर अंडरस्कोर कर्सर, ये हमने कर्सर का नाम देके इसको डिक्लेयर कर दिया है। लोकल
फॉरवर्ड ओनली फॉर, ये हमने इसको यूज लिया है, इसको जो कर्सर का टाइप है वो ये यूज लिया। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमने डाटा निकाला है। फिर उसके बाद में क्या करना है हमको, ओपन, तो हमने इसको ओपन, इस जो कर्सर बनाया है उसको हमने ओपन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में फैच किया है, फैच नेक्स्ट फ्रॉम कस्टमर, इसमें फैच कर लिया है। फिर उसके बाद में हमने एक लूप चलाया है, ये इसका इनबिल्ट होता है एसक्यूएल के अंदर, जो कर्सर को फैच अंडरस्कोर स्टेटस इक्वल टू 0, ये आप इसको यूज लेते हो। तो इसमें क्या होगा कि जब तक आपका स्टेटस 0 नहीं हो जाता फैच का, मीन सारे रिकॉर्ड फैच नहीं करके लेते जब तक आपके रो बाय रो, तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ये लूप है ये चलती रहेगी जब तक आपका ये एम्प्टी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये फैच स्टेटस इक्वल टू 0 जब तक चलता रहेगा। फिर हमने इसको क्या किया, प्रिंट करवा लिया कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, वो प्रिंट करवाए हमने। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया कि इसके लूप चलता रहेगा, फैच नेक्स्ट करता रहेगा जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता है। ठीक है, उसमें कस्टमर कर्सर में से निकालता रहेगा और उसके अंदर डालता रहेगा इन वेरिएबल के अंदर, और हमें यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्लोज, जैसे आपका एम्प्टी हो जाता है तब हम इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया कर्सर को। फिर उसके बाद में हम इसको डीएलोकेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार अपन F5 करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। जैसे आउटपुट में आ गए हमारे पास जितने रिकॉर्ड सारे आ जाएंगे, ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी रिकॉर्ड थे हमारे पास सारे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था सिंपल कर्सर। फिर हम आते हैं स्क्रॉल कर्सर पे। ये देखो स्क्रॉल कर्सर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फैच, ये स्क्रॉल कर्सर जो होता है इसके अंदर ये टाइप होते हैं फैच, नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, ये 6 टाइप के होते हैं। लिखा था ना कि भाई अभी ये जो कर्सर है ये 6 मेथड होते हैं फैच में। स्क्रॉल जो कर्सर होता है उसके 6 मेथड होते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं कि फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट, प्रायर, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये हमारे हैं, तो इनको हम यूज लेते हैं। सेम वही कर्सर है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। ठीक है, ये सारे वेरिएबल लिए हैं, डिक्लेयर किया है, सेम वही है। ओनली यहाँ पे लोकल स्क्रॉल फॉर, ये हमने यहाँ पे लोकल, वहाँ पे फॉरवर्ड फॉर, तो यहाँ पे हमने इसको स्क्रॉल यूज लिया है, सेम वही है। हमने पहले क्या किया, फैच फर्स्ट, हमने जो कस्टमर टेबल के अंदर रिकॉर्ड कितने हमारे पास 10, तो उसका फर्स्ट वाला रिकॉर्ड निकाल के हमको दे देगा और यहाँ प्रिंट करवा देगा। फिर हमने क्या किया लास्ट, तो जो लास्ट जो रो है, मीन्स जो हमारे पास कितने रिकॉर्ड थे यहाँ पे कस्टमर टेबल में 10, तो 10 रिकॉर्ड के ये लास्ट वाला निकाल देगा, मतलब 10 वाला निकाल के दे देगा। फिर हमने क्या किया, प्रायर फ्रॉम कस्टमर अंडरस्कोर कर्सर। इसमें प्रायर का मतलब क्या होता है कि जो ये बैकवर्ड चलता है, तो बैकवर्ड में अभी हमारे पास लास्ट में कितना आया था, यहाँ पे 10 वाला आएगा, यहाँ पे लास्ट पोजीशन जो भी होगा 10 9 जो भी होगा उससे पहले वाले पोजीशन आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। ठीक है, फिर आता है फैच नेक्स्ट फ्रॉम कस्टमर, इसमें जो भी प्रायर में जो पोजीशन थी करंट उसका नेक्स्ट निकाल के हमको यहाँ पे दे देगा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एब्सोल्यूट 6 जो हमारा एब्सोल्यूट था, यहाँ पे एब्सोल्यूट वाला, इसमें क्या करंट जो है उससे जो एक एग्जैक्ट निकालता है, मीन्स इसमें एब्सोल्यूट वाले में 6 पोजीशन पे हमें जो डाटा है वो निकालना, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज लेंगे। ठीक है, फिर रिलेटिव 4 मीन जो करंट है उससे नेक्स्ट 4, मतलब कि जैसे हमारा 6 था उससे नेक्स्ट 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 वाली पोजीशन पे जो भी होगा वो निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सॉरी, ये फर्स्ट निकाला हमने, यहाँ पर फर्स्ट निकाला तो फर्स्ट रो आ गई। फिर हमने निकाला यहाँ पे 10 लास्ट, तो यहाँ पे आ गया 10। फिर हमारा क्या करेंगे, जो प्रायर क्या जब बैकवर्ड चलता है तो 10 से 1 माइनस, तो मतलब कि 9 वाला रिकॉर्ड निकाल के दे दिया हमने इसने हमको। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, तो जो 9 था उससे नेक्स्ट वाला, मीन्स कि 10 वाला जो आ गया रिकॉर्ड यहाँ पे। फिर उसके बाद में है कि एब्सोल्यूट 6, तो एब्सोल्यूट 6 क्या करेगा, हमारे जो एग्जैक्ट 6 पोजीशन है वो वाली हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में निकालेगा हमारा रिलेटिव 4। रिलेटिव 4 में क्या करेगा कि जो करंट पोजीशन है, मतलब जैसे 6 पोजीशन थी उससे 4 ऐड और करेगा उसमें, तो 4 ऐड और करेगा, इसमें कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ हमारे 10 वाले पोजीशन निकाल। अब मान लो यहाँ पर हम कर देते हैं 2, तो ये क्या करेगा कि 2 पोजीशन निकालेगा, हमारी 2 पोजीशन निकालेगा, उससे +4 और करेगा। 4 किया हमने, +4 किया, तो यहाँ पे 6 वाला निकाल। अगर यहाँ पे हम 3 कर देते हैं तो ये हमारी 3 के ऊपर जो भी है 5 वाला निकाल के दे दिया हमको आउटपुट में। ठीक है, तो ये क्या करता है कि भाई आपको रिलेटिव पोजीशन निकालने हो तो उसके लिए आप स्क्रॉल वाला यूज ले सकते हो कर्सर।
फिर आता हमारा स्टैटिक कर्सर। ठीक है, स्टैटिक कर्सर डज नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन इन डाटा, डाटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप इसके अंदर। सेम वही कर्सर है, यहाँ पे स्टैटिक 4 लिया है और सेम वही चीज़ें हैं, आप मैच कर सकते हो। हमने क्या कंडीशन लगा दी, इफ़ नेम इक्वल्स टू दीपक हो, तब हमने क्या किया यहाँ पे अपडेट करवाना चाहते हैं इसको। तो पहले तो मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ इसमें आता क्या है कि नेम इक्वल्स टू दीपक हो तभी प्रिंट होगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पे, तो नेम इक्वल्स टू दीपक हो तभी आ गया। ठीक है, आपने यहाँ पे राम लिख दिया तो राम वाला डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लगा दिया आपने कि भाई ये वाली कंडीशन ट्रू हो तभी इसके अंदर आएगा, तो हमने इसको प्रिंट करवाया कि भाई ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये प्रिंट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको अपडेट करना चाहते हैं कि भाई जैसे राम आए, ठीक है, उसकी सिटी क्या हो जाए, न्यूयॉर्क हो जाए। इसको F5 करते हैं, तो हमें क्या बोलेगा, द कर्सर इज रीड ओनली। आपको स्टैटिक कर्सर के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक कर्सर। ठीक है दोस्तों, फिर इसके अंदर और है डायनेमिक कर्सर। ठीक है, ये हमारा डायनेमिक कर्सर है, सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर हमने पहले क्या था, यहाँ पर हमारे पास ये स्टैटिक था, तो यहाँ में हमने इसको यहाँ स्टैटिक 4 लिखा है, यहाँ हम डायनेमिक है तो इसको डायनेमिक 4 लिख दिया। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, वही कंडीशन है। दीपक है, दीपक हो तब उसकी सिटी क्या हो जाए हमारे पास, न्यूयॉर्क। ये अपडेट करवाएंगे हम। तो पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे पास इसके अंदर दीपक वाले में क्या सिटी हुई है, जयपुर। अब इसको हम चाहते हैं कि भाई न्यूयॉर्क बने यहाँ पे, तो हमने कंडीशन लगा दी कि इफ नेम इक्वल्स टू दीपक हो तो अपडेट कस्टमर सेट सिटी इक्वल्स टू न्यूयॉर्क वेयर करंट, जो करंट है वो कस्टमर कर्सर, इस कर्सर में जो करंट है उसका हो जाए। तो करंट क्या आएगा हमारे पास, दीपक का, क्योंकि हमने कंडीशन दीपक के लगाए रखी है, तो यहाँ दीपक का आएगा। इसको करते हैं हम F5। ठीक है, तो हमारी सिटी क्या होगी, न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली करोगे आप तो यहाँ पे F5 करोगे तो यहाँ पे दिल्ली होगी। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक कर्सर, जिसको हम अपना जो भी कंडीशन लगा के अपडेट करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर है फास्ट फॉरवर्ड कर्सर। ये फास्ट फॉरवर्ड कर्सर ऑल्सो रीड एज स्टैटिक कर्सर, वी कैन नॉट मॉडिफाई डाटा इन ए फास्ट फॉरवर्ड कर्सर। जो फास्ट फॉरवर्ड कर्सर होता है वो स्टैटिक कर्सर ही होता है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे स्टैटिक, इसकी जगह लिख दिया हमने फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं, वही कंडीशन है। इसको हम अपडेट करवाएंगे तो आपको एरर देगा कि ये रीड ओनली कर्सर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फास्ट फॉरवर्ड। एक होता है की सेट। ठीक है, यहाँ पे की सेट डाला हमने स्क्रॉल 4, स्क्रॉल जो फर्स्ट नेक्स्ट लास्ट वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ कर्सर का टाइप दे दिया कौन सा कर्सर है, वो सेलेक्ट स्टार फैच नेक्स्ट कर दिया। इसमें क्या क्या, इफ़ कर्सर रो ग्रेटर देन 0, जब कर्सर की रो मतलब 0 से ज़्यादा हो तभी ही हमारा ये चीज़ें आगे की एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब बिगिन फैच नेक्स्ट फ्रॉम, इसमें नेक्स्ट ले लिया है। वाइल फैच स्टेटस को 0, जब तक ये 0 खाली नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। हमने क्या कंडीशन लगाई है, इफ़ ID इक्वल्स टू 4 हो, उस कस्टमर का नाम हमने डाल दिया कोडिंग सीखो। ठीक है, अब चलाते हैं कि भाई पहले कस्टमर देखते हैं क्या है। 4 पे है दिलीप, तो दिलीप को हम चाहते हैं कि कोडिंग सीखो हो जाए, तो इसको हमने किया F5, तो हमारा हो गया यहाँ पे कोडिंग सीखो। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट हो गया हमारा नेम। तो आप की सेट के अंदर और जो डायनेमिक कर्सर उसके अंदर अपडेट्स करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कर्सर था SQL सर्वर के अंदर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।